1969 में एक हिस्ट्री क्रिएट हुई और हम चांद पर पहुंच गए। ये तो सबको ही पता होगा, लेकिन एक बात जो आपने कभी सोची नहीं होगी कि अगर हम 1969 में चांद पर पहुंच गए थे तो फिर ऐसा क्या हुआ कि हमने कभी वापस मुड़कर नहीं देखा। 50 साल, जीरो ह्यूमन मिशंस। क्या हम जान नहीं सकते थे या फिर हम जाना नहीं चाहते थे? सच बताऊं तो मून मिशन की कहानी उतनी भी सिंपल नहीं है जितनी दिखाई देती है। हमें स्कूल में ये तो बताया गया था कि हम चांद पर गए थे, लेकिन ये नहीं बताया गया कि उसके बाद हम रुक क्यों गए। क्योंकि असली कहानी तो वहीं से स्टार्ट होती है जब इंसान ने चांद पर जाना छोड़ दिया, यानी अपोलो मिशन के खत्म होने के बाद। ये कहानी सिर्फ साइंस की ही नहीं बल्कि पॉलिटिक्स, पैसा और पावर इन सब की है। और सबसे जरूरी बात कि अब आखिर ऐसा क्या हो गया है कि पूरी दुनिया वापस से चांद की तरफ देख रही है। सबसे पहले बात करते हैं अपोलो मिशन की हिस्ट्री की। ये बात है 1960s की, जब दुनिया में कोल्ड वॉर चल रहा था। एक तरफ अमेरिका था तो दूसरी तरफ सोवियत संघ। ये दोनों ही देश हर फील्ड में एक दूसरे से आगे निकलना चाहते थे, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो, मिलिट्री हो या फिर स्पेस। शुरुआत में सोवियत संघ ने 1957 में स्पुतनिक सैटेलाइट लॉन्च किया और 1961 में यूरी गगारिन स्पेस में जाने वाले पहले इंसान बने। सोवियत संघ ने स्टार्टिंग से ही इस रेस में अपनी अच्छी पकड़ बना ली थी, जो कि अमेरिका के लिए किसी बड़े झटके से कम भी नहीं था। इस प्रेशर के चलते अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी ने एक अनाउंसमेंट की कि अमेरिका इस दशक के अंत तक इंसान को चांद तक लेकर जाएगा। But why some say the moon? Why choose this as our goal? And they may well ask, why climb the highest mountain? Why 35 years ago fly the Atlantic? Why does Rice play Texas? We choose to go to the moon. We choose to go to the moon. अमेरिका का ये स्टेटमेंट सिर्फ साइंस फील्ड में आगे बढ़ने का नहीं था, बल्कि ये एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट था। और फिर जन्म होता है अपोलो मिशन का, कई सालों की स्टडी, रिसर्च और टेस्टिंग के बाद। 1969 में अपोलो 11 मून लैंडिंग फाइनली सक्सेसफुल हो गया। नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने चांद पर अपना पहला कदम रखा और एक नया इतिहास रचा। उस मोमेंट को डिफाइन करते हुए उन्होंने कहा कि वन स्मॉल स्टेप फॉर मैन, वन जायंट लीप फॉर मैनकाइंड। It's one small step for man, one giant leap for mankind. उस वक्त लगभग 600 मिलियन लोगों ने इतिहास के एक नए अध्याय को बनते हुए देखा। अपोलो 11 से पहले और अपोलो 11 के बाद टोटल 17 मिशन हुए, जिसमें 6 मिशन चांद पर सक्सेसफुली लैंड हुए और 12 एस्ट्रोनॉट्स ने चांद पर चलकर अलग अलग एक्सपेरिमेंट किए। लेकिन ये सफर उतना भी आसान नहीं है जितना दिखाई देता है। 1970 में अपोलो 13 के टाइम पे एक एक्सीडेंट हुआ जिसने नासा को बुरी तरीके से हिलाकर रख दिया। इस मिशन के दौरान 13 अप्रैल 1970 को चांद की तरफ जाते हुए स्पेस क्राफ्ट के सर्विस मॉड्यूल में ऑक्सीजन टैंक में ब्लास्ट हो गया, जिससे स्पेस क्राफ्ट की मेन पावर खत्म हो गई। इस फेलियर की वजह से तीनों एस्ट्रोनॉट्स की जान खतरे में आ गई और तब इस मिशन को अबॉर्ट कर दिया गया। और फिर एक वक्त ऐसा आया कि अपोलो मिशंस को रोक दिया गया। अब आप सोचेंगे कि इतनी मेहनत के बाद आखिर क्यों अपोलो मिशन बंद हो गए। इसका सबसे बड़ा रीजन था पैसा। अपोलो मिशन का कॉस्ट लगभग $25.4 बिलियन था,
1966 में नासा का बजट यूएस फेडरल बजट का लगभग 4.4% था और फिर धीरे धीरे गिरकर ये 1% से भी नीचे आ गया। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट रीजन था और वो था अमेरिका जो चाहता था वो तो हो गया, वो चांद पर पहुंच गया और उसने सोवियत संघ को भी पीछे छोड़ दिया था। 1970 में वियतनाम वॉर के टाइम पे इकोनॉमिक प्रेशर बढ़ रहा था, जिसके चलते गवर्नमेंट ने अपनी प्रायोरिटीज चेंज कर दी और साथ ही साथ अपोलो 11 के बाद जैसे जैसे मिशंस रिपीट हुए वैसे वैसे लोगों की एक्साइटमेंट भी खत्म होने लगी थी। इन सब रीजंस की वजह से अपोलो 18, अपोलो 19 और अपोलो 20 जैसे प्लान्ड मिशन कैंसिल कर दिए गए और 1972 में अपोलो 17 के बाद मिशंस पूरी तरह से बंद हो गए। अब बात करते हैं उस हिस्से की जो सबसे ज्यादा गलत समझा गया कि आखिर 50 साल तक हम वापस क्यों नहीं गए। इस बारे में बहुत लोगों का कहना है कि टेक्नोलॉजी कहीं खो गई थी, लेकिन सच तो ये है कि टेक्नोलॉजी कहीं खोई नहीं थी बल्कि पुरानी हो गई। सैटर्न वी रॉकेट्स रिटायर हो गए थे और उनका इंफ्रास्ट्रक्चर भी डिसमेंटल कर दिया गया था। नासा का फोकस भी शिफ्ट हो गया था लो अर्थ ऑर्बिट मिशंस पे, जैसे स्पेस शटल और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशंस पे, क्योंकि ये मिशन ज्यादा प्रैक्टिकल और यूजफुल थे। अब सवाल ये आता है कि इतने सालों के बाद आखिर मून मिशन क्यों दुनिया फिर से चांद पर जाना चाहती है? तो इसका सबसे बड़ा रीजन है कंपटीशन। आज वही पुरानी दौड़ फिर से स्टार्ट हो चुकी है। फर्क बस इतना है कि इस बार अमेरिका के सामने चाइना खड़ा है। चाइना बहुत तेजी से अपने मून मिशन और स्पेस कैपेबिलिटीज को डेवलप कर रहा है। ऐसे में अमेरिका पीछे कैसे रह सकता है? इसी वजह से नासा ने आर्टेमिस सेकंड प्रोग्राम लॉन्च किया है, जिसका गोल सिर्फ चांद पर जाना ही नहीं बल्कि एक सस्टेनेबल प्रेजेंस बनाना है। इस बार नासा सिर्फ चांद पर ही नहीं जा रहा बल्कि उसका प्लान है चांद पर एक ऐसा बेस बनाना जिससे फ्यूचर में मार्स मिशंस लॉन्च किए जा सके। इस मिशन को सपोर्ट करते हुए कनाडा के जेरेमी हैंसन का कहना है कि इट रिप्रेजेंट्स एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अमेरिकन वर्कफोर्स और वहीं आर्टेमिस सेकंड के कमांडर रीड वॉइसमैन का कहना है कि we see teamwork, global cooperation, a strong nation leading the way. इसके अलावा नासा का ये भी कहना है कि चांद पर वाटर आइस और हीलियम 3 जैसे रिसोर्सेज मिल सकते हैं जो फ्यूचर में एनर्जी और फ्यूल के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सबसे बड़ा डिफरेंस है टेक्नोलॉजी का। आज कई प्राइवेट कंपनीज जैसे लॉकहीड मार्टिन, बोइंग, नॉर्थरोप ग्रुमन, एरोजेट रॉकेटडाइन, स्पेस एक्स और ब्लू ओरिजिन इस मिशन में इन्वॉल्व हैं, जिससे कॉस्ट कम होने और इनोवेशन बढ़ने की उम्मीद है। इस मिशन को लेकर नासा के गोल बड़े ही क्लियर हैं, जिससे कॉस्ट कम होने और इनोवेशन बढ़ने की उम्मीद है। अगर हम मून मिशन की इस पूरी कहानी को समझें तो 50 साल तक हम इसलिए वापस नहीं गए क्योंकि हमारे पास कोई ठोस रीजन नहीं था। अपोलो मिशन ने हमें चांद पर पहुंचा तो दिया, लेकिन उसके बाद दुनिया बदल गई और इंसान की जरूरत भी। लेकिन आज एक बार फिर सब कुछ बदल रहा है। हम फिर से चांद पर जा रहे हैं और इस बार सिर्फ जाकर आने के लिए नहीं बल्कि वहां रुकने के लिए जा रहे हैं। आर्टेमिस प्रोग्राम जैसे मिशंस सिर्फ चांद पर जाने के लिए ही नहीं बल्कि फ्यूचर बनाने के लिए है। अब चांद सिर्फ एक अचीवमेंट ही नहीं, अपॉर्चुनिटी है मार्स पर जाने का, स्पेस इकोनॉमी बिल्ड करने का और शायद एक दिन स्पेस में रहने का। इस बार हम चांद पर सिर्फ हिस्ट्री रिपीट करने ही नहीं जा रहे हैं बल्कि उसे समझने जा रहे हैं और शायद इस बार इंसान चांद पर फुटप्रिंट ही नहीं बल्कि अपना परमानेंट बेस छोड़कर आएगा।
ऐसे ही ग्राउंड रियलिटी कंटेंट से जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू।